iQOO11 लॉन्च हो गया दोस्तों। हमारे पिछले वीडियो के ऊपर 150 से भी ज्यादा लाइक आए थे और आज के वीडियो के अंदर हम पोल खोल करने वाले हैं iQOO11 की। यहां हम इस फोन की अच्छी बातें तो बताएंगे, पर निगेटिव पॉइंट्स के ऊपर भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग मार्केटिंग और ट्रेंड्स के माया जाल में फंसकर अपने 60 से लेकर 65,000 किसी ऐसे फोन या फिर गैजेट के ऊपर ना वेस्ट कर दो जिसकी आपको जरूरत भी ना हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना विलंब के। दोस्तों आजकल YouTube के ऊपर तो बिना किसी प्रोडक्ट को यूज किए सिर्फ डब्बा खोल के उसे रिव्यू करने का काम चल रहा है। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक चेतावनी है, प्लीज वो सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि ब्रांड्स बिल्कुल सही कीमतों पर फोन लॉन्च करते हैं और सारे अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले टेक चैनल आपको किसी फोन के बारे में एकदम सही जानकारी देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। कृपया वीडियो अभी स्किप करें। अच्छी और मीठी बातें सुनने के लिए बाकी रिव्यू वीडियो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे असलियत बताते हैं। अगर आपने चेतावनी सुन ली है मतलब आप लोग सच्चाई सुनना चाहते हो, तो चलिए शुरू करते हैं असली पोल खोल iQOO11 की। सबसे पहले कुछ अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं। यहां पे आपको iQOO11 के अंदर डिस्प्ले 6.7 इंच का 2K एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो कि 144 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके अंदर आपको 1800 नीट्स की बिग ब्राइटनेस दी गई है। डिस्प्ले के अंदर तो कूट के मेहनत की गई है और अच्छा डिस्प्ले है, कोई दिक्कत नहीं। पर अच्छे डिस्प्ले के साथ आपको यहां पे चाहिए होता है एक पावरफुल प्रोसेसर। यहां आपको Qualcomm Snapdragon का 8 Gen 2 का प्रोसेसर मिलता है। प्रोसेसर एकदम लेटेस्ट है और पावरफुल प्रोसेसर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पावरफुल प्रोसेसर को बैकअप करने के लिए 5000 mAh की आपको यहां पे बैटरी मिल जाती है, जो कि 120 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। और एंड्रॉइड वर्जन यहां पे Android 13 आपको देखने को मिलता है। फोन की डिजाइन तो दोस्तों एकदम प्रीमियम है। iQOO11 के अगर कैमरा के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहां पे आपको रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50 + 13 + 8 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। देखिए रेयर में जो कैमरा लगा हुआ है उसके अंदर जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलता है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अब यहां पे आपको कस्टम V2 चिप का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपके फोटोज और वीडियो क्वालिटी डेफिनेटली यहां पे इंप्रूव हो जाती है। 2 डिफरेंट वेरिएंट आपको iQOO11 के देखने को मिलते हैं, 8GB 256GB और 16GB 256GB का वेरिएंट, जिनकी प्राइस 55,000 से लेकर 65,000 के बीच में वेरी करती है। ओवरऑल iQOO11 को देखकर तो यही लगता है कि ये एक पावर पैक फोन है जिसमें आपको सब कुछ दिया गया है, पर उस सब कुछ के पीछे बहुत सारी चीजें iQOO11 के अंदर कॉम्प्रोमाइज भी की गई है। तो अब तक हो गई मीठी बातें, अब बात करते हैं iQOO11 की कुछ सच्ची मगर कड़वी बातों के बारे में। अब आप लोग 60 से लेकर 70,000 iQOO11 के ऊपर खर्चा करने के लिए जा रहे हो, तो सब कुछ आपको इस फोन के बारे में पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहूंगा, सारे अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो मैंने इस फोन के देख लिए और उसके अंदर एक पॉइंट बहुत ज्यादा ही हाईलाइट करके आप लोगों को बताया जा रहा है, वो है iQ के सर्विस सेंटर। जी हां, iQ के सर्विस सेंटर को इस फोन के साथ ही इतना प्रमोट किया जा रहा है कि उसमें यह तक बताया जा रहा है कि iQ एक फ्लैगशिप लेवल का फोन है। नो डाउट iQOO11 फ्लैगशिप लेवल का फोन है, पर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि आपको इस फोन के लिए एक फ्लैगशिप लेवल की सर्विस भी मिलने वाली है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे जगहों पर इनके सर्विस सेंटर अवेलेबल है। ऐसा आपको यहां पे बहुत ज्यादा जोर देके बताया जा रहा है, ताकि आपको यह लगे कि आफ्टर सेल्स iQ की सर्विस आपको हर जगह पे मिल जाएगी। बट रियलिटी मैं आपको बताता हूं, मैक्सिमम सर्विस सेंटर किसी भी फोन कंपनी के हो उनके खुद के नहीं होते। लोकल वेंडर, लोकल टेक्नीशियन के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करके अपने सर्विस सेंटर सिटीज के अंदर ओपन किए हुए होते हैं। और जब आप वहां पे अपने फोन के लिए सर्विस लेने जाते हो तो आपको एक बुरा एक्सपीरियंस ही आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड हो। सैमसंग से लेकर एप्पल तक, रेडमी से लेकर OnePlus तक, सारे सर्विस सेंटर की एक ही कहानी है। तो यहां पे डेफिनेटली सर्विस के बारे में इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है, मतलब दाल में कुछ
काला है दोस्तों। तो सिर्फ इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग iQOO 11 खरीदने की सोच रहे हो तो आप लोग बुरा फंस सकते हो। देखिए दोस्तों, iQOO 11 एक फ्लैगशिप लेवल का फोन है, पर फ्लैगशिप लेवल का फोन होने का मतलब यह नहीं होता है कि इस फोन के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अंदर 3.5 mm जैक नहीं है, तो जो भी लोग 3.5 mm जैक को ज्यादा पसंद करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि यहां पे आपको एक्स्ट्रा वायरलेस हेडफोन खरीदने का खर्चा बढ़ जाएगा। इसके अंदर कौन सी आईपी रेटिंग दी गई है या नहीं है, यह कंपनी की तरफ से अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है। आईपी रेटिंग किस लिए होती है? फोन के वाटर प्रोटेक्शन और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए, पर इसके अंदर कुछ बताया ही नहीं गया है। मतलब iQOO 11 100% वाटर प्रोटेक्टेड और डस्ट प्रोटेक्टेड फोन नहीं है। अब फ्लैगशिप लेवल का फोन है, इसके अंदर आईपी प्रोटेक्शन तो होना ही होना चाहिए था। एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड आप यहां पे लगा नहीं सकते हो। अब आप अगर कर्व डिस्प्ले चाहते हो एक फ्लैगशिप लेवल के फोन में तो iQOO 11 आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। iQOO 11 के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 9 ही 5G बैंड्स देखने को मिलेंगे। अब यार बजट लेवल के स्मार्टफोन के अंदर भी 10 से ऊपर 5G बैंड्स आते हैं, तो iQOO 11 के अंदर भी मुझे लगता है 10 से ऊपर 5G बैंड होने चाहिए थे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं यहां पे बात करूं दोस्तों, तो वो है इसके सिक्योरिटी पैच के अपडेट। वो सिर्फ और सिर्फ आपको 4 साल के लिए मिलेंगे। एटलीस्ट यहां पे iQOO 5 साल 6 साल तक अपने अपडेट्स बढ़ा ही सकती थी, क्योंकि ये नॉर्मल लेवल का फोन है ही नहीं उनका, ये एक फ्लैगशिप लेवल का फोन है। और सैमसंग और OnePlus हमें 4 साल से भी ज्यादा सिक्योरिटी पैच के अपडेट प्रोवाइड करते थे, तो यहां पे भी iQOO 11 बेहतर परफॉर्म कर सकता था। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। देखिए iQOO 11 का फ्रंट कैमरा आपको सिर्फ और सिर्फ 16 मेगापिक्सल का मिलता है। अब फ्लैगशिप लेवल का फोन है, आपने कैमरा के ऊपर फोकस किया है तो फ्रंट में iQOO 11 ने 32 मेगापिक्सल का कैमरा होना ही होना चाहिए था। और अगर आप लोग ये फोन गेमिंग के लिए खरीदते हो, ऑब्वियसली iQOO 11 एक गेमिंग परफॉर्मेंस ऑडियंस के लिए ही बनाया गया है, पर अगर आप गेमिंग के हिसाब से खेलोगे तो आपको यहां पे एक और पॉइंट ध्यान में रखना होगा। जब भी आप iQOO 11 के अंदर गेमिंग करोगे, यह फोन 40 से लेकर 42 डिग्री तक हीट हो जाएगा। मतलब आपको गेमिंग भी इस फोन के अंदर रुक रुक के करनी पड़ेगी, तो यह बात भी आपको यहां पे ध्यान में रखनी होगी। अब यहां पे बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके आपको इस फोन को खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, और कई बार आपको किसी गैजेट की जरूरत भी नहीं होती है, फिर भी आप ऐसा कोई गैजेट खरीद लेते हो जिसको खरीदने के बाद आपको बस पछताना ही पड़ता है। तो फिर iQOO 11 किसे खरीदना चाहिए और किसे नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, अगर आप एक iQOO फैन हो, iQOO लवर हो, तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स को दरकिनार करके मुझे पता है आप iQOO 11 खरीदोगे ही खरीदोगे। पर आपका बजट अगर 60 से लेकर 70 हजार के बीच में है और आप एक फ्लैगशिप लेवल का 5G फोन लेना चाहते हो और उसके अंदर आप तगड़ी लेवल की गेमिंग करना चाहते हो, तो iQOO 11 आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। और अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है तो 100% तो मैं यहां पे नहीं कहूंगा, पर यहां पे iQOO 11 के बारे में आप सोच सकते हो, क्योंकि चाइनीज कंपनियां कितनी भी कोशिश कर ले, सैमसंग और एप्पल के लेवल के कैमरा ये कंपनियां कभी भी आपको दे ही नहीं सकती। डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में अगर आप लोग सोचते हो तो डेफिनेटली iQOO 11 के लिए आप जा सकते हो, पर परफॉर्मेंस और बैटरी लेवल आपका बहुत बड़ा इश्यू है, तो डेफिनेटली iQOO 11 के बारे में आपको सोचना होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5000 mAh की बैटरी दी गई है। और अगर आप हेवी गेमिंग के हिसाब से iQOO 11 खरीदोगे और उसके अंदर आप हेवी गेमिंग और बहुत सारे हेवी टास्क करोगे, तो 5000 mAh की बैटरी डेफिनेटली ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। थोड़ी और बड़ी बैटरी 6000 या फिर 7000 mAh की यहां होती तो और भी अच्छा होता। ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको iQOO 11 खरीदते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं यहां पे ये बात नहीं कह रहा हूं कि ये फोन खराब है, मैं यहां पे बस इस फोन के जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है
उसको ज्यादा देर तक एक्सप्लेन करता हूं। बाकी पॉजिटिव पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए बाकी यूट्यूबर तो यूट्यूब के ऊपर बैठे ही है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसा एक गैजेट खरीद लो जिसे खरीदने के बाद आपको बाद में पछताना पड़े। मुझे नहीं पता दोस्तों, सारे अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस के अंदर क्यों सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर ही फोकस किया जाता है। अब देखिए, सब कुछ अगर अच्छा होता तो मुझे ये पोल कॉल वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं होती। बाकी आप लोग समझदार हो। जय हिंद, वंदे मातरम।